Hello everyone. In the last lecture, we discussed the topic of the primary evidence and the secondary evidence. What does it mean? We saw under section 58 and 57, 57 and 58, which talks about the primary evidence क्या होते हैं, secondary evidence क्या होते हैं. सेक्शन 60 में हमने देखा था कि आप कहाँ कहाँ आप क्या क्या सेकेंडरी एविडेंस आप दे सकते हो, when and which secondary evidence can be given. उसके साथ हमने सेक्शन 64 देखा था विच टॉक्स अबाउट द नोटिस, जहाँ पे आपने सेक्शन 60 की क्लोज 1 में आपको नोटिस देना है. तो उसका जो लॉ है सारा नोटिस का वो सेक्शन 64 में है. अभी हम बात करते हैं सेक्शन 62 एंड 63 के बारे में, which talks about the concept of the admissibility of the electronic records, right? आपको क्वेश्चंस एग्जाम में क्या आ सकता है इसके रिलेटेड, लाइक हाउ विल यू प्रूव द कंटेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, कि आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के कंटेंट्स को आप कैसे प्रूव करोगे, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को आप कैसे प्रूव करोगे. तो इसको आप जो सेक्शन 62 है, 62 क्या कहता है, स्पेशल प्रोविजंस एज टू एविडेंस रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड. ठीक है जी. द कंटेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में बी अप्रूव्ड. हाँ जी, कैसे प्रूव होंगे, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 63. तो आपको सेक्शन 62 और सेक्शन 63 को एक साथ रीड करना है. ये कहते हैं कि कंटेंट्स कैसे प्रूव होंगे, जो कि आपको बताया गया है सेक्शन 63 के अंदर, राइट. तो सेक्शन 63 क्या कहता है, इसकी हेडिंग क्या है, एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स. फर्स्ट पॉइंट, अगर आप इसको जर्नली ऐसे पढ़ोगे तो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा. तो आप मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ कि आपको इजीली समझ आ जाए. 63 के ऊपर आपको प्री और मेंस और इवन इन द इंटरव्यू में भी आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. सो जो आपका सब सेक्शन 1 है, जो आपका सब सेक्शन 1 है, आप इसको, इसकी हेडिंग आप इस तरीके से बना सकते हो कि व्हाट इज एडमिसिबल, व्हाट इज एडमिसिबल इन एविडेंस, कि क्या एडमिसिबल है एविडेंस में, राइट. तो अगर हम इसको देखें, अगर मैं आपको बात बताऊं, इसमें मैंने आपको डॉक्यूमेंट की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि जो एक कागज है, जो इस कागज के ऊपर जो मटेरियल लिखा हुआ है, ठीक है, दैट इज अ डॉक्यूमेंट, नॉट द पेपर इटसेल्फ, राइट. तो सबसेक्शन 1 हमें यही बात बताता है कि अगर आप इसको रीड करोगे, नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस अधिनियम, एनी इंफॉर्मेशन विच एनी इंफॉर्मेशन कंटेन इन एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, फॉर एग्जांपल कोई फोटो है, कोई इमेज है, कोई वीडियो है, कोई पीडीएफ है, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है. मैंने अपने लैपटॉप पे उसका एक फोल्डर बनाया हुआ है, ठीक है. उसको मैंने अपने पेन ड्राइव में डाल लिया, ठीक है. तो जो वो पेन ड्राइव है, वो पेन ड्राइव डॉक्यूमेंट नहीं है. कोई मैंने उसको किसी सीडी में मैंने उसको डाल लिया, तो वो सीडी डॉक्यूमेंट नहीं है. जो मैटर अंदर लिखा हुआ है वो क्या है, वो है डॉक्यूमेंट, राइट. फॉर एग्जाम्पल, ऐसा क्यों है, बिकॉज आप सीडी को देके या पेन ड्राइव को देके आप नहीं बता सकते कि इसके अंदर क्या है. तो यही बात सेक्शन 63 हमें बताता है, सब सेक्शन 1 में बताता है, एनी इंफॉर्मेशन कंटेन इन एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड विच इज प्रिंटेड ऑन पेपर. ठीक है जी, आपने उसकी फोटो खींच ली, स्टोर्ड, रिकॉर्डेड, जैसे फॉर एग्जांपल वीडियो रिकॉर्डिंग, टेप रिकॉर्डिंग, और कॉपीड इन ऑप्टिकल और मैग्नेटिक मीडिया ऑफ और सेमीकंडक्टर मेमोरी. फॉर एग्जांपल सीडी में डाली, डीवीडी में डाल ली, किसी भी चीज में डाल ली, विच हार्ड डिस्क में डाल ली, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर. जो प्रोड्यूस किसने किया था, मेरे कंप्यूटर ने किया था. और एनी कम्युनिकेशन डिवाइस, फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन्स, और अदरवाइज स्टोर्ड, रिकॉर्डेड एंड कॉपीड इन एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. आपने उसको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपने उसको रिकॉर्ड किया है या आपने उसको कॉपी किया है. फॉर एग्जांपल मैंने पेन ड्राइव में या मैंने किसी की हार्ड डिस्क में मैंने उसको कॉपी कर लिया. सो shall be deemed to be also a document.
ठीक है। तो वो जो इंफॉर्मेशन है, आपने जो इसका फर्स्ट वर्ड है एनी इंफॉर्मेशन शैल बी डीम टू बी ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट। तो पेनड्राइव के अंदर जो भी मटेरियल है, इंफॉर्मेशन है, उसको हम क्या कहेंगे? डॉक्यूमेंट कहेंगे। इफ द कंडीशन मेंशन इन दिस सेक्शन आर सेटिस्फाइड, हम डॉक्यूमेंट कब कहेंगे? जब आगे वाली जो सबसेक्शन 2 या आगे वाली जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल होती हैं। satisfied in relation to the information and the computer in question, and shall be admissible in any proceedings without further proof or production of the original। कि आपको लैपटॉप लेके जाने की वहां पे कोई जरूरत नहीं है, वहां पे आपको सारा कंप्यूटर उठाने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार आपने उसको प्रूव कर दिया तो आप उसको ही किसी आगे एविडेंस में दे सकते हो। as evidence or any contents of the original of any facts stated herein which a direct evidence would be admissible। ठीक है जी। तो ये क्या कह रहे हैं? पॉइंट सबसेक्शन 1 में आपको इसने क्या बताया कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि विच इज जनरेटेड बाय अ कंप्यूटर या कम्युनिकेशन डिवाइस, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? डॉक्यूमेंट कहेंगे। ठीक है जी। बट क्या है कि इसमें एक चीज क्या थी कि जो कंडीशंस हैं वो आपकी फुलफिल होनी चाहिए, राइट। सो जो हम जो इंफॉर्मेशन को, किसी भी एक पेन ड्राइव की इंफॉर्मेशन को हम डॉक्यूमेंट कह रहे हैं, एंड दैट वुड बी एडमिसिबल इन कोर्ट जस्ट लाइक द ओरिजिनल एविडेंस, राइट। और सबसेक्शन 2 हमारा बात करता है कंडीशंस के बारे में कि क्या क्या कंडीशंस हैं। 4 प्रकार की कंडीशन है। ठीक है जी। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन क्या है? रेगुलर यूज। आप इसको इस तरीके से आप हेडिंग्स बना सकते हो सबसेक्शन 2 की। रेगुलर यूज इट मींस कि जो आपका कंप्यूटर डिवाइस है जहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, सच कंप्यूटर डिवाइस वाज रेगुलरली यूज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग दैट टाइम। कि रेगुलरली उसी कंप्यूटर में से ही काम किया जाता था। ए पॉइंट को अगर आप रीड करोगे, द कंप्यूटर आउटपुट containing the information। कंप्यूटर आउटपुट मींस द कंप्यूटर या कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस, मोबाइल फोन एक्सेट्रा जो भी चीज है, द कंप्यूटर आउटपुट containing the information was produced by the computer or communication device during the period over which the computer or the communication device was used regularly। ठीक है। उसी को ही रेगुलरली यूज किया जाता था टू क्रिएट, store or process information for the purposes of any activity regularly carried on over that period। इसमें क्या वर्ड्स को डिलीट करने वाला जरूरी है? एक तो रेगुलरली, वॉज यूज टू रेगुलरली, और एक ड्यूरिंग द पीरियड की उसी समय में, राइट। पॉइंट बी, पॉइंट सेकंड हमारा कंडीशन क्या है कि रेगुलरली फीडिंग ऑफ डाटा, रेगुलरली फीडिंग ऑफ डाटा, which means the type of information in electronic record. The type of information in electronic record was regularly entered into the computer in ordinary course of action, right। कि ordinary course of action में उस टाइप की इंफॉर्मेशन को रेगुलरली एंटर किया जाता था उस इंफॉर्मेशन में। फर्स्ट पॉइंट क्या था कि वही कंप्यूटर में यूज किया जाता है। सेकंड क्या है कि जो इंफॉर्मेशन है उस प्रकार की, द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, वो रेगुलरली उसमें डाली जाती है। फर्स्ट पॉइंट बात कर रहा था कंप्यूटर की रेगुलर यूज किया जाता है। सेकंड इज कि डाटा फीड किया जाता है, राइट, रेगुलरली ड्यूरिंग द सेट पीरियड द इंफॉर्मेशन ऑफ द kind kind contained in the electronic record or of the kind from which the information so contained is derived was regularly fed into the computer or communication device in the ordinary course of said activities, right। थर्ड पॉइंट हमारा कि जो हमारा कंप्यूटर या कम्युनिकेशन डिवाइस है, दैट मस्ट बी इन द प्रॉपर फंक्शनिंग, कि वो सही काम चल, कि वो सही तरीके से काम कर रहा हो। ऐसा ना हो कि वो खराब हो। कि अगर ये कह रहे हैं कि ड्यूरिंग दैट पीरियड, जब
इंफॉर्मेशन उसमें डाली जाती थी, तब उस समय में वो कंप्यूटर सही काम कर रहा था। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि अगर वो काम नहीं भी कर रहा था, तो उसके फेलियर से द फेलियर शुड नॉट अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, चाहे अगर कोई, फॉर एग्जांपल, अगर कंप्यूटर उस दौरान कुछ खराब हुआ, कोई दिक्कत आ गई, तो सच फेलियर शुड नॉट अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ द रिकॉर्ड, कि जो वो फेलियर है वो उस डाटा की एक्यूरेसी को इफेक्ट नहीं कर रहा हो। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। सी पॉइंट, थ्रू आउट द मटीरियल पार्ट ऑफ द सेट पीरियड द कंप्यूटर और द कम्युनिकेशन डिवाइस वाज ऑपरेटिंग प्रॉपरली, और इफ नॉट, अगर काम ऑपरेटिंग प्रॉपरली नहीं है, देन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पीरियड इन विच इट वाज नॉट ऑपरेटिंग प्रॉपरली और वाज आउट ऑफ ऑपरेशन ड्यूरिंग द सेट पार्ट ऑफ द पीरियड, was not such as to affect the electronic record or the accuracy of the contents। ठीक है जी। फोर्थ पॉइंट बात करता है डायरेक्ट डाइवर्जन की। इट मीन्स द रिकॉर्ड इज ईदर अ डायरेक्ट कॉपी or accurately derived from the data entered into the entered into the computer device, right? The information contained in the electronic record reproduces or is derived from such information fed into the computer or electronic device in the ordinary course of said activity। It means कि आपने पेन ड्राइव से आगे कॉपी नहीं की, आपने उस कंप्यूटर से सीधा कॉपी की, डायरेक्ट आपने उससे डाइवर्जन लिया है। ठीक है, तो ये चार कंडीशंस हैं जो आपकी फुलफिल होनी चाहिए। फिफ्थ कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारा सबसेक्शन 4 है, 63 का सबसेक्शन 4 है, विच टॉक्स अबाउट द सर्टिफिकेट। तो हमारी तो ये हमारा फिफ्थ कंडीशन हमारी है सर्टिफिकेट की। आपको सेकंड के साथ आपको फोर्थ पॉइंट सबसेक्शन भी रीड करना है। इट मीन्स कि आपको सर्टिफिकेट भी देना है 63 सबसेक्शन 4 का। अगर मैं बात करूं कि सबसेक्शन 4 में क्या बताया गया है कि आपको, कि जो आपका, अगर हम उसको रीड ही करते हैं, if any proceedings where it is desired to give a statement in evidence by virtue of this section, a certificate doing any of the following things shall be submitted along with the electronic record at each instance where it is being submitted for admission। ये क्या कह रहे हैं कि आपको इन कंडीशन को फुलफिल करने के साथ साथ आपको एक सर्टिफिकेट, जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का आप एविडेंस दोगे, तो आपको एक सर्टिफिकेट देना है। ये सर्टिफिकेट क्या होता है? जो ये सर्टिफिकेट होता है, फॉर एग्जांपल, जो ये मेरा कंप्यूटर है, जो ये मेरा लैपटॉप है, इसमें इसका ओनर मैं हूँ, तो इसका सारा हैंडलिंग मैं देखता हूँ। ठीक है जी। तो अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन यहाँ से निकाल के किसी को दे रहा हूँ, तो उसका सर्टिफिकेट मैं दूंगा, हु इज हैंडलिंग द कंप्यूटर डिवाइस। लाइकवाइज, कि अगर कोई सीसीटीवी फुटेज यहाँ पे लगी हुई है, तो उसका सर्टिफिकेट कौन देगा? जो उस शॉप का ओनर है, राइट। तो इसमें बात करते हैं उसमें क्या होगा, वो क्या बताएगा सर्टिफिकेट। पॉइंट ए बी सी में हमें बताते हैं, विच टॉक्स अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, एक्सप्लेन करेगा कि उसको प्रोड्यूस कैसे किया गया, डिस्क्राइब करेगा कि डिस्क्राइब द डिवाइस यूज, कि क्या डिवाइस यूज किया गया, एंड कंफर्म करेगा कि जो हमारी पहले वाली चार कंडीशंस थी, जो हमने बात की थी, 1 2 3 4, कि ये फुलफिल हो चुकी हैं। ठीक है जी। तो दिस सर्टिफिकेट मस्ट बी साइंड बाय द समवन हु इज इन चार्ज ऑफ द डिवाइस और एन एक्सपर्ट। अगर वो कोई उसका मालिक नहीं है, तो जो एक्सपर्ट पर्सन है वो उस सर्टिफिकेट को साइन करेगा। अभी हम इसको रीड करते हैं। आइडेंटिफाइंग द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जो मैंने कहा वो बताया। कंटेनिंग द स्टेटमेंट एंड डिस्क्राइबिंग द मैनर, वो डिस्क्राइब करेगा भी कैसे इसको प्रोड्यूस किया गया। बी पॉइंट, गिविंग सच पर्टिकुलर्स ऑफ एनी डिवाइस, वो डिवाइस को डिस्क्राइब करेगा।
in the production of that electronic record as the appropriate for the purpose of showing that the electronic record was produced by the computer, भी उसी से ही किया गया, right? Last point C, dealing with any of the matters to which the conditions mentioned in subsection 2 it relate, कि वो बताएगा कि subsection 2 की जो conditions थी, कौन सी condition fall हुई है, कौन कौन सी applicable हो चुकी है, and purporting to be signed by the person in charge of the computer or electron communication device or the management of the relevant activities, whichever is appropriate, and an expert. यहाँ पे word क्या है? And, not or. And an expert shall be evidence of any matter stated in the certificate, and for the purposes of subsection this it shall be sufficient for the manner to be stated in the best of the knowledge and belief. तो वो क्या देगा उसके अंदर सर्टिफिकेट में लास्ट में इसके ऊपर भी असाइन करेगा कि जो मैं बता रहा हूँ इट इज द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड माय बिलीफ ऑफ द पर्सन स्टेटिंग इट इन सर्टिफिकेट, राइट? वो सारा कुछ अपना बताएगा सबसेक्शन 4 में। अभी हम पीछे आते हैं सबसेक्शन 3 में। सबसेक्शन 3 क्या बात करता है? सबसेक्शन 3 बात करता है, एक सेकेंड, हाँ जी, ये हमारा था सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट के ऊपर ना आप कुछ जजमेंट्स भी आप लिख सकते हो कि कई ना केस लॉज आए थे। एक पहले हमारे पास एक केस लॉ आया था, स्टेट एनसीटी दिल्ली वर्सेस नवजोत संधू। इट इज द केस लॉ ऑफ पार्लियामेंट्री ट्राई केस अलियास अफजल गुरु इन 2005 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो अपना सर्टिफिकेट है इट इज नॉट मैंडेटरी, कि आपको देर इज नो नीड टू गिव द सर्टिफिकेट फ्रॉम द पर्सन हैंडलिंग द कंप्यूटर रिसोर्स। मैंने बात की है ना कि कौन साइन करेगा, जो इंचार्ज है। तो इन्होंने क्या कहा कि द बर्डन कैन बी डिस्चार्ज्ड बाय कॉलिंग अ विटनेस हु इज फैमिलियर विद द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। तो इसमें क्या था, नवजोत संधू में क्या था कि जो ये अटैरिश था इसने अपना फोन को तोड़ दिया था, ठीक है? तो जो इसका सर्टिफिकेट था तो इसके बिना ही केस चला। तो इसमें मोटा मोटा इसमें क्या कहा गया था कि आपको सर्टिफिकेट देने की कोई जरूरत नहीं है, इट इज नॉट दैट मैंडेटरी, राइट? उसके बाद हमारे पास केस आया अनवर पीवी वर्सेस बी के बशीर। इट वाज द केस लॉ ऑफ 2014 सुप्रीम कोर्ट। इस जजमेंट ने क्या किया? तो फर्स्ट पॉइंट था कि इसने नवजोत सिंह संधू को ओवररूल कर दिया। सेकंड पॉइंट था कि इट इज द बेसिक क्वेश्चनरी एस्पेक्ट ऑफ दिस सेक्शन, कि आपको इसको फॉलो करना ही करना है। थर्ड चीज ये कही गई थी कि अगर आपने सर्टिफिकेट नहीं दिया, एनीथिंग कॉन्ट्रावेंट द सबसेक्शन 4 कैन नॉट बी टेकन एज एन एविडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ठीक है? अगर आप सर्टिफिकेट नहीं दे रहे तो हम उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को एडमिसिबल नहीं कर सकते, राइट? So recently also in the case of Arvinder Singh alias Kaku versus State of Punjab, it was a case law of 2022 सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने भी सेम चीज कही कि आपको कि जो सर्टिफिकेट है सेक्शन 65 बी सब सेक्शन 4 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट विच इज नाउ सेक्शन 63 सब सेक्शन 4 की सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, राइट? तो ये लो था सारा सर्टिफिकेट का। सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 3 हमारा बात करता है कि जहां पे मल्टीपल डिवाइसेस को यूज किया गया है, इफ द इंफॉर्मेशन वाज प्रोसेस्ड और स्टोर्ड यूजिंग मल्टीपल कंप्यूटर्स या डिवाइसेस, ठीक है जी? सो ऑल दोज डिवाइसेस टुगेदर will be treated as one single computer for the
this section where over any period the function of creating, ये वर्ड पहले नहीं था, अभी इसको इंक्लूड किया गया है बीएसए में, एविडेंस एक्ट में सीधा था फंक्शन ऑफ स्टोरिंग वाला, ठीक है। function of creating, storing, or processing information for the purposes of any activity regularly carried on or on over that period as mentioned in clause A of subsection 2 was regularly performed by means of one or more computers or communication devices, whether, जो ये हमें पांच चीजें बताई गई हैं, standalone mode on a computer, a system on a computer network, on a computer a resource through an intermediary, right? So इसमें क्या कहा है, all the computers or communication devices used for the purpose of during that period shall be treated as shall be treated for the purpose as constituting a single computer। हम उसको इस पर्पस के लिए क्या यूज करेंगे कि इसको हम सिंगल कंप्यूटर ही कहेंगे, ठीक है जी। एक तरह का ये एक्सप्लेनेशन आप कह सकते हो, राइट। जो हमारा सबसेक्शन फिफ्थ है, सबसेक्शन 5 बात करता है, ये एक तरह का क्लेरिफिकेशन वगैरह देते हैं कि जो फर्स्ट पॉइंट है टॉक्स अबाउट द सप्लाइंग डाटा, ठीक है। सेकंड पॉइंट बात करता है आउटपुट क्रिएशन की, ठीक है। आप इसमें जो सबसेक्शन 1 है उसका मतलब है कि इफ इवन इफ द डाटा इज ऑटोमेटिकली एंटर्ड, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई क्यूआर कोड है या कोई मशीन रीडिंग है, इट विल बी ट्रीटेड एज वैलिडली फेड इनटू द कंप्यूटर, राइट। एंड जो हमारा सेकंड पॉइंट है आउटपुट क्रिएशन, which means the record is considered as being created by the device even if it was indirectly created, example with human help or through another कनेक्टेड डिवाइस के बारे में। एक तरह की ये क्लेरिफिकेशन है, इसको आप जनरली एक बार इसको आप रीड आप कर सकते हो। सो ये हमारा लॉ था सेक्शन 63। आपने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को जब भी आपको एडमिसिबल करना है तब आपको 63 को फुलफिल करना ही करना है, राइट। इसके साथ साथ आपको एक इसकी जो शेड्यूल में एक फॉर्म दिया हुआ है सर्टिफिकेट का, आपको उसको भी एक बार नजर डालनी है। जो ये सर्टिफिकेट है, जो सेक्शन 63 हमने बात की ना, सेक्शन 3 सबसेक्शन 4 में जो आप सर्टिफिकेट दोगे उसमें क्या इन्वॉल्व होगा। अगर मैं बात करूं, जो हमारा इसमें ना एक कंसेप्ट इसमें इन्होंने डाल दिया हैश वैल्यू का, हैश वैल्यू का। व्हाट डू यू मीन बाय हैश वैल्यू? ये हैश वैल्यू इज अ, हैश वैल्यू का मतलब क्या होता है, इट इज अ यूनिक स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स या लेटर्स कह सकते हो, या नंबर्स या लेटर्स, ठीक है जी, जनरेटेड बाय रनिंग अ फाइल थ्रू अ मैथमेटिकल फॉर्मूला, ठीक है जी। कोड द हैशिंग एल्गोरिथम इसमें लगता है। इसमें क्या चीज होती है, फॉर एग्जांपल कि मेरा ये फोन है, दिस इज माय फोन, ठीक है जी। इसमें कुछ मटेरियल है, इसमें कुछ डॉक्यूमेंट है, उसको मैंने एक पेन ड्राइव में डाल लिया। कोर्ट में मैं तो पेन ड्राइव लेके आ रहा हूँ, ठीक है, फोन नहीं लेके आ रहा, या कोई मेरा कोई कंप्यूटर है, मैं उसको कंप्यूटर या लैपटॉप को मैं नहीं लेके आ रहा, मैं जो मटेरियल है उसको पेन ड्राइव में डाल के लेके आ रहा हूँ। तो जो इंफॉर्मेशन मेरे कंप्यूटर या लैपटॉप में है, लाइक, तो उसका मैं हैश वैल्यू निकाल लूंगा। हैश वैल्यू जनरली क्या होती है, एक कोई डिजिट्स होते हैं, जैसे कि आप देखोगे कई बार, फॉर एग्जांपल 3, F, 7, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 5, 4, कोई भी रैंडम नंबर्स, ठीक है जी। जब मैंने कोई फुटेज थी, किसी कंप्यूटर में कोई फुटेज थी,
उस फुटेज को मैंने पेन ड्राइव में डाल लिया। जब मैं पेन ड्राइव में उसको डालूंगा तो सेम नंबर आएगा। जब मैं पेन ड्राइव को कोर्ट में लेके आऊंगा तो कोर्ट उस पेन ड्राइव में जो फाइल है उसकी हैश वैल्यू को चेक करेगा। ठीक है जी। अगर उसकी हैश वैल्यू सेम आ रही है, जो कि पहले वाले कंप्यूटर में जो मेरी फाइल पड़ी है उसकी जो हैश वैल्यू है, और जो मेरी पेन ड्राइव में फाइल पड़ी है उसकी जो हैश वैल्यू है, अगर वो सेम आ रही है, देन इट मीन्स कि कुछ टेम्परिंग नहीं हुआ है। अगर हल्का सा भी आपने डॉट या फुल स्टॉप या कोई भी कोमा या कुछ भी चेंज किया, अगर आपने कुछ भी फाइल में चेंज किया तो उसकी हैश वैल्यू चेंज हो जाएगी, सेम नहीं रहेगी। तो हैश वैल्यू का पर्पस क्या है? कि आपको ये बताना कि जो कोर्ट में एविडेंस आ रहा है, क्या उसमें टेम्परिंग हुई है, क्या वो जेन्यून है, एक्यूरेट है। ठीक है जी। तो ये है हैश वैल्यू का कंसेप्ट। कि अगर वो कोड देखा कि हैश वैल्यू इसमें और जो पेन ड्राइव की हैश वैल्यू अगर वो सेम आई है, तो इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सही है, एक्यूरेट है, जो कि कंप्यूटर में पड़ा है, या एक कोई जो ओरिजिनली एक जो फुटेज है, राइट। तो ये कंसेप्ट है हैश वैल्यू का। सो एक हम जनरली एग्जांपल लेते हैं। एक हम एग्जांपल लेते हैं सेक्शन 63 के ऊपर। आपको अच्छे से ये चीजें समझ जानी चाहिए। ये चीजें इतनी डीप में आई आई डोंट थिंक सो कोई भी एडुकेटर आपको इतने तरीके से आपको ये चीजें बताएगा। तो एग्जांपल इसमें आप ले सकते हो। कोई सीसीटीवी फुटेज है, ठीक है जी। सीसीटीवी फुटेज को डीवीआर में पड़ी है। डीवीआर मींस डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर ये उसमें पड़ी है। तो इसकी एक मतलब फॉर एग्जांपल कोई कैमरा लगा हुआ है, कैमरे से कोई फुटेज रिकॉर्ड हुई, वो फुटेज रिकॉर्ड होकर कहाँ जाती है? डीवीआर में जाती है। तो इसकी एक अलग हैश वैल्यू है, राइट। उसके बाद अब पुलिस वाले या अब आईओ ने क्या किया, इसकी एक फुटेज ले ली। फुटेज जो इसकी फुटेज की एक कॉपी ले ली, उसको एक पेन ड्राइव में डाल लिया। ठीक है जी। और नाउ ही वांट्स टू प्रोड्यूस दिस पेन ड्राइव इन द कोर्ट। ठीक है। तो टू एडमिट दिस इन एविडेंस, तो कोर्ट क्या दिखेगा? कोर्ट इस पेन ड्राइव को एडमिशन, जो पेन ड्राइव के अंदर जो डॉक्यूमेंट है हमारा, उसको एडमिसिबल करने से पहले वो क्या देखेगा? सेक्शन 63 को अप्लाई करेगा कि क्या एप्लीकेबल हो रहा है, राइट। तो हम देखेंगे सब सेक्शन 2 में कि जो हमारी चार कंडीशंस थी क्या वो फुलफिल हो रही हैं। फर्स्ट कंडीशन वो क्या दिखेगा? क्या डीवीआर मस्ट हैव बीन रेगुलरली यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग, कि क्या इसी डीवीआर में ही हमेशा जो फुटेज थी इसमें ही जाती थी, रिकॉर्ड होती थी, राइट। भाई इसी को ही रेगुलरली यूज किया जाता था, राइट। फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा? रेगुलर यूज वाला। सेकंड पॉइंट हमारा है कि फुटेज मस्ट बी पार्ट ऑफ रूटीन सर्विलेंस, कि जो फुटेज है हमारी, हमने देखा था ना, वी फेड इनटू कंप्यूटर। तो वो पॉइंट आ जाता है इसमें कि जो फुटेज मस्ट बी पार्ट ऑफ रेगुलर रूटीन सर्विलियंस, राइट। थर्ड पॉइंट हमारा है कि जो हमारा डीवीआर सिस्टम है, क्या ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है, प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है, राइट। फोर्थ पॉइंट कि जो कॉपी ली गई है, क्या ये डायरेक्टली ली गई है, डायरेक्ट डाइवर्जन है। फिफ्थ पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि हैश वैल्यू, एक सर्टिफिकेट लेगा, किससे लेगा? जो उस सीसीटीवी या उस डीवीआर का हैंडलर है, राइट, जिसका जो इंचार्ज है उससे वो क्या लेगा? सर्टिफिकेट लेगा। सर्टिफिकेट में वो क्या लिखेगा कि जो डीवीआर की में जो फाइल में की जो हैश वैल्यू है वो ये है। ठीक है जी। या फॉर एग्जांपल 5 6 7 D 0 7 8 9 10 1 2 ये है। और जो पेन ड्राइव में जो कोर्ट में प्रोड्यूस हो रहा है उसकी हैश वैल्यू भी ये है। अगर ये सेम है तो इट मीन्स इट इंश्योर्स कि एक्यूरेट
डॉक्यूमेंट ही कोर्ट में आया है, नो टेम्परिंग हैज बीन मेड, राइट। तो ये हमारा लॉ था सारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के एविडेंस के एडमिसिबिलिटी के बारे में, राइट। अभी हम आगे मूव करते हैं सेक्शन 65 से लेके सेक्शन 73। सेक्शन 65 से लेके 73 बात करते हैं अप्रूविंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। हमारा सेक्शन 64 हो चुका था। सेक्शन 65 से लेके 73 ये बात करते हैं अप्रूविंग ऑफ डॉक्यूमेंट। हमने देखा था कि जो पार्ट 3 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वो बात क्या करता था, ऑन प्रूफ के बारे में, कि आप प्रूफ कैसे करोगे। तो 65 से लेके 73 क्या बात करते हैं कि आप डॉक्यूमेंट को आप कैसे आप अप्रूव करोगे। तो जब हमने देखा था बेस्ट एविडेंस रूल में, जब हमने बात की थी कि किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए सबसे बेस्ट एविडेंस क्या है, कि वो पार्टी आके खुद ही कह दे कि ये हैंड राइटिंग वगैरह मेरी है, राइट। इट्स पर्सन खुद आ जाए, ठीक है जी। सेकंड पॉइंट इज कि अगर अगर वो अपनी हैंड राइटिंग है वो नहीं बता रहा, तो हम अटेस्टेटर्स को ले लेंगे। अटेस्टेटर्स कौन होते हैं, ये हम आगे बात करेंगे। अटेस्टेशन मीन्स कि अगर ये कोई डॉक्यूमेंट है, ये मैंने जब हमने कोई कोई अपने कॉन्ट्रैक्टर बनाया था, तो मैंने यहाँ पे साइन किया था। तो मैंने जिसके सामने साइन किया था वो विटनेस, ही इज माई अटेस्टेटर, कि मैं वॉलेंटरली इस डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन कर रहा हूँ, राइट। तो वो मेरे साइन करने के बाद वो अटेस्टेटर खुद साइन करता है कि मेरे सामने, और द पर्सन इज इन द वॉलेंटरली, नोट आउट ऑफ एनी फोर्स और कोर्जन, वो नहीं कर रहा, ठीक है जी। तो वहां पे हम, अगर मैं मना कर रहा हूँ, तो वो हम अटेस्टेटर को ले आएंगे कि क्या ये आप बताओ कि क्या ये साइन सागर सर के हैं या नहीं है, राइट। थर्ड पॉइंट थर्ड पॉइंट कि हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स, ये बात करता है सेक्शन 65 के बारे में, ये बात करता है सेक्शन 67 के बारे में। जब हम बात कर रहे हैं एक्सपर्ट्स के बारे में, एक्सपर्ट्स के ऊपर सेक्शन था सेक्शन 39, ठीक है। हम एक्सपर्ट्स का हम एविडेंस हम ले लेंगे कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताएंगे, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स, क्या ये हैंड राइटिंग इसी पर्सन की है, राइट। फोर्थ पॉइंट क्या है, एक्वेंटेड पर्सन्स, ये हमने बात की थी सेक्शन 41 में, कि जो पर्सन एक्वेंटेड है मेरी हैंड राइटिंग से, उ- उनसे बेहतर किसको पता हुआ कि ये हैंड राइटिंग मेरी है। हर एक टीचर को पता होता है कि ये हैंड राइटिंग किस किस स्टूडेंट की है, राइट। तो हम उस पर्सन का एविडेंस ले लेंगे। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि कोर्ट में कौन सा भी कुछ अंधा है वो भी देख सकता है, ठीक है। तो कोर्ट खुद से भी कंपेयर कर सकता है कि इन दो डॉक्यूमेंट्स में क्या ये हैंडराइटिंग उसी पर्सन की है या नहीं है, राइट। तो बेस्ट एविडेंस रूल का अ, आप सीरीज वाइज, आप हायरार्की वाइज इस तरीके से आप अपना आंसर्स को फ्रेम कर सकते हो। तो बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, विच टॉक अबाउट द सेक्शन 65। 65 बात करता है proof of signature and handwriting of person alleged to have been signed or written document produced। अगर मैं आपसे जनरली बात करूं कि एक डॉक्यूमेंट मेरी स्टेटमेंट कब होगी, व्हेन डॉक्यूमेंट बिकम स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन, कब, जहां पे उस पर्सन का साइन होगा, राइट। राइट। किसी भी कोई भी डॉक्यूमेंट एक पर्सन की स्टेटमेंट कब बनती है, जहां पे वो पर्सन साइन कर रहा है, भाई हाँ जी ये चीजें इस अकॉर्डिंग है और मैं इसको एग्री कर रहा हूँ, राइट। तो तभी उस पर्सन की स्टेटमेंट वो बनती है। तो हम क्या प्रूव कर रहे हैं, इफ अ डॉक्यूमेंट इज alleged टू बी साइन और टू हैव बीन रिटन होली और इन पार्ट बाय एनी पर्सन, जहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि जो ये डॉक्यूमेंट है, क्या ये सागर ने लिखा है, क्या इस जो इस साइन है क्या ये सागर के साइन है, ये क्वेश्चन है। द सिग्नेचर और द हैंडराइटिंग ऑफ so much of the document is alleged to be in that person's handwriting must be proved in his handwriting, कि
आप मेरे सिग्नेचर या मेरी हैंडराइटिंग को प्रोड्यूस करके आप प्रूव कर सकते हो कि ये हैंडराइटिंग या सिग्नेचर मेरे हैं। एक चीज अगर मैं आपसे जनरली बात करूं कि आज से ये डिस्प्यूट में आ गया कि ये जो फॉर एग्जांपल जो ये सिग्नेचर है कि ये सिग्नेचर सागर के है या नहीं है, ये सिग्नेचर मेरे हैं या नहीं है, तो अभी मैं साइन करने लगे ऐसे, ठीक है जी। तो ये तो अलग हो गए। तो जब डिस्प्यूट में चीज आ गई तो पर्सन अपनी हैंडराइटिंग और सिग्नेचर को चेंज भी कर सकता है। तो हमने क्या लेना है कि डिस्प्यूट अराइज होने से पहले एज ए एडवोकेट और एज एन जज आपको ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप हैंडराइटिंग या सिग्नेचर आप कंपेयर आप कर रहे हो, तब आपको उस हैंडराइटिंग और सिग्नेचर से कंपेयर करने हैं जो मैंने लिखा था डिस्प्यूट अराइज होने से पहले। अभी तो मैं अपनी हैंडराइटिंग को चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है जी। तो ये चीजें इसमें नहीं लिखी हुई, बट ये चीजें हमें पता होनी चाहिए जब हम कुर्सी पे जब हम बैठेंगे या जब हम प्रैक्टिस भी करेंगे, राइट। तो 65 पे हो गया हमारा। 66 बात करता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में। एक्सेप्ट इन द केस ऑफ सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, the electronic signature of any subscriber is alleged to have been affixed to the electronic record. The fact that such electronic signature is the signature electronic signature of the subscriber must be proved कि उसी आप सब्सक्राइबर के सिग्नेचर को आप अप्रूव करोगे, राइट। नेक्स्ट इज 67। 67 बात करता है हमारा अटेस्टेटर्स के बारे में। सेक्शन 67, if a document is required by law to be attested। फर्स्ट पॉइंट इसका एसेंशियल क्या है कि जो वो डॉक्यूमेंट है, लॉ कहता है कि वो अटेस्टेशन होनी ही चाहिए। जहाँ पे इस डॉक्यूमेंट के ऊपर जहाँ पे मैंने साइन किए वहां पे अटेस्टेटर्स के भी साइन होने चाहिए, राइट। फॉर एग्जांपल मोर्टगेज होगी, फॉर एग्जांपल मोर्टगेज होगी, गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, कुछ सेल वगैरह होगी जहाँ पे अटेस्टेटर्स के साइन होते हैं, राइट। एंड इट शैल नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस until one attesting witness at least have been called for the purpose of approving its execution। जनरली अटेस्टेटस दो होते हैं, दो अटेस्टेटस के साइन किए जाते हैं। अटेस्टेटस कहीं पे कोई डिफाइन है, जो हम टीपीए को करेंगे वहां पे अटेस्टेटस के लॉ के बारे में बताया गया है, तब हम वहां पे बात करेंगे। जनरली दो होते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं भी एटलीस्ट आप एक को आप ले आओ जो आपकी एग्जीक्यूशन को प्रूव कर देगा। एग्जीक्यूशन का क्या मतलब होता है कि जहां पे मैं अपने सिग्नेचर्स कर रहा हूँ, जहां पे मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो एक सेकेंड। तो जहां पे मैं सिग्नेचर इस डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर कर रहा हूँ, इट मीन्स कि मैं इस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे मेरे अटेस्टेटर्स के साइन हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल राहुल, ठीक है जी। तो ही इज माई अटेस्टेटर। अगर अगर कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अप्रूव्ड बाय द, जहाँ पे रिक्वायर्ड बाय लॉ है कि आपको अटेस्टेशन करवानी ही करवानी है, ठीक है जी। तो वहां पे इस डॉक्यूमेंट को मेरी एग्जीक्यूशन को प्रूव करने के लिए आप अटेस्टेटर को भी लेके आओगे, राइट। इफ देयर बीन एन attesting witness alive subject to the process of the court and capable of giving evidence। अगर मैं बात करूं who is an attestator, who is an attestator, जो ये attestator है ये क्या एविडेंस देगा। जो ये मेरा attestator है ये क्या एविडेंस कोर्ट में देगा। तो जो ये जनरली जो अटेस्टेटर्स होते हैं ये अप्रूव देते हैं कि जो ये सागर ने इस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया है, तो ये वही सागर है जो अभी ये कोर्ट में है। एक तो ये पर्सन की आइडेंटिटी के बारे में प्रूफ देते हैं, एंड उसी पर्सन की क्या ये पर्सन वॉलेंटरली था जब ये एग्जीक्यूशन कर रहा था। तो अटेस्टेटर का मेन जो एविडेंस है वो इस चीज के ऊपर होता है,
राइट। ये कोई मतलब नहीं है कि अटेस्टेटर को पता हो कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या लिखा है। इट इज इमटीरियल, ही नीड नो टू नो व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, राइट। तो अटेस्टेटर का लो ये होता है। अगला पॉइंट, प्रोवाइडेड, इसका प्रोवाइजो क्या बात करता है, इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू कॉल एन अटेस्टिंग विटनेस इन प्रूफ ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट which has been registered in accordance with the provisions of the Indian Registration Act. It means कि जहां पे मैंने कोई डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रेशन करवा ली, अगर मैंने इस डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रेशन करवा ली तो यहाँ पे मेरे रजिस्ट्रार के भी साइन हो गए। तो एक पब्लिक सर्वेंट से बेहतर कौन इंसान हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं जो अटेस्टेटर है, अटेस्टेटर क्या एविडेंस देता है, मेनली कि आइडेंटिटी एंड वॉलंटरली। जहाँ पे एक पब्लिक सर्वेंट ही जुड़ गया, जहाँ पे एक रजिस्ट्रार ही जुड़ गया, तो वहां पे हमें अटेस्टेटर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। हमेशा जो रजिस्ट्रार है वो तभी रजिस्ट्रेशन करता है जब वो सेटिस्फाई हो सके कि वो पर्सन जो एग्जीक्यूटेंट है, जो ये एग्जीक्यूटेंट है, सागर है, ये वॉलंटरली इस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा है, राइट। unless its execution by the person by whom it purports to have been executed is specifically denied। और इसके अंदर सेक्शन 67 के दो एक्सेप्शंस हैं, एक और दो। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो अभी हमने पढ़ा अनलेस के बाद, कि जहां पे एग्जीक्यूशन स्पेसिफिकली डिनाई मैं कर रहा हूँ कि ये तो जी मेरी है ही नहीं, तो वहां पे आपको टेस्टेटर को बुलाना ही बुलाना है। सेकंड पॉइंट इज नोट बीइंग अ विल, जो मैंने बीच में एक पॉइंट छोड़ दिया था जानबूझ के, कि इसको हम लास्ट में रीड करेंगे, कि जहां पे आपको विल को प्रूव करना है वहां पे आपको अटेस्टेटर लेके ही आना है, चाहे आपने विल को रजिस्टर भी करवा दिया, राइट। तो आपको उसको प्रूव करने के लिए एटलीस्ट वन अटेस्टिंग विटनेस आए और बताए कि इसी पर्सन ने एग्जीक्यूट की है विल को, राइट। ये है सेक्शन 67। विल के ऊपर एक हमारे पास केस लो है, आशुतोष वर्सेस रंजन बाला। आशुतोष वर्सेस रंजन बाला। इट इज द केस लॉ ऑफ 2021 सुप्रीम कोर्ट। इसमें बताया गया था कि जो चाहे विल की रजिस्ट्रेशन हो गई है, आपको विल को अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 67, जो पहले सेक्शन 68 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट था, आपको उसी उसी तरीके से आपको इसको प्रूव करना है विल को, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 68। सेक्शन 68 बात करता है कि अगर हमारे पास कोई अटेस्टिंग विटनेस मौजूद नहीं है, अगर उसे, जैसे हमने बात की ना कि जो हमारा अटेस्टेटर था राहुल, अगर उसकी भी डेथ हो चुकी है, तो आप कैसे प्रूव करोगे। तब आप क्या प्रूव करोगे कि जो ये सागर के साइन थे, जो ये राहुल के साइन थे, एग्जीक्यूटेंट जो एग्जीक्यूट करता है, अटेस्टेटर जो अटेस्टेशन करता है, आप इन दोनों की हैंडराइटिंग या सिग्नेचर के प्रूफ ले आओगे कि ये सिग्नेचर और हैंडराइटिंग इन्हीं पर्सन की है, राइट। अभी हम इसको रीड करते हैं। A proof where no attesting witness found. If no such attesting witness can be found, it must be proved that the attestation of one attesting witness at least is in his handwriting, कि इसी के सिग्नेचर हैं जी, and not or that the signature of the person executing the document means Sagar is in the handwriting of the Sagar, कि है सागर की हैंडराइटिंग ही थी और ये राहुल की हैंडराइटिंग ही थी, राइट। तो अब इसको प्रूव कर दोगे। 69 पॉइंट, कि जहां पे मैं एडमिशन कर रहा हूं, द एडमिशन ऑफ अ पार्टी टू एन अटेस्टेड डॉक्यूमेंट, जहां पे सागर एडमिट कर रहा है, मैं एडमिट कर रहा हूँ कि हाँ जी ये सिग्नेचर मेरे ही है, तो इससे बेस्ट एविडेंस क्या होगी, एक तरह का ये क्या हो गया, एडमिशन हो गया। The admission of a party to execute attested with document of its execution by himself shall be sufficient proof of its execution as against him
दो इट बी अ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, चाहे उस डॉक्यूमेंट को प्रूव करने, चाहे वो सेक्शन 67 में फॉल कर रहा था, पर जहां पे मैंने ही एग्जीक्यूटर ने ही मांग लिया, तो ऑब्वियसली बात है कि हम अटेस्टेशन को, अटेस्टेटर को कोर्ट में क्यों बुलाएंगे, क्यों कोर्ट का टाइम वेस्ट करेंगे, राइट। सेक्शन 70, सेक्शन 70 बात करता है इफ अटेस्टेटर डिनाइज, फॉर एग्जाम्पल ये एक विल थी, ये एक विल थी, अब यहाँ पे जो राहुल है वो मना कर रहा है, ये ये भी हो सकता है ना कि जो अटेस्टेटर है वो एग्जीक्यूटिव को, सागर को, वो मेरे को वो ब्लैकमेल करे कि भी मैं तेरे खिलाफ गलत गवाही दे दूंगा कि ये सिग्नेचर तेरे नहीं है और ये सिग्नेचर भी मेरे भी नहीं है, ठीक है, या तो मेरे को पैसे दे दे क्योंकि तेरे तेरे को इस विल से 5 करोड़ रुपए मिलेंगे, तो मेरे को तू 1 करोड़ रुपए दे दे, तो मीन्स कि हो भी सकता है कि अटेस्टेटर आपको ब्लैकमेल करने लग जाए, या ये भी हो सकता है कि अटेस्टेशन हुई थी 20 साल पहले, अभी राहुल की मेमोरी वीक भी हो सकती है कि शायद मैंने की थी नहीं की थी, पॉसिबिलिटी हर चीज की है लॉ में, राइट। तो आप क्या करोगे, तो आपको सिर्फ इसके ऊपर निर्भर आप नहीं रह सकते। सागर क्या कह देगा राहुल को भी, आप जाओ कोई चक्कर नहीं, मैं किसी और तरीके से प्रूव कर लूंगा। तो ये क्या कहते हैं, इफ द टेस्टिंग विटनेस डिनाइज और डज नॉट रिकोलेक्ट, मीन्स अगर वो याद उसको नहीं आ रहा है, द एग्जीक्यूशन ऑफ द डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन उसी के सामने हुई थी और सागर ने ही की थी, इट्स एग्जीक्यूशन में बी प्रूव्ड बाय अदर एविडेंस, कि मैं दूसरे एविडेंसेस से ला के भी जो ये एग्जीक्यूशन है मेरी इसको प्रूफ कर सकता हूँ, राइट। सेक्शन 71, 71 क्या बात करता है, proof of document not required by law to be attested. It means कि if the attesting an attested with document not required by law to be attested may be proved as if it was unattested. It means कि जहाँ पे attestation आपकी जो है वो रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है कि वो अटेस्टेशन होनी ही चाहिए, तो आप उसको ऐसे प्रूव करोगे जैसे अटेस्टेटर कोई था ही नहीं। इसका क्या मतलब हो गया कि जो आपकी अटेस्टेशन है, अगर आपने अटेस्टेशन करवा रखी है उस डॉक्यूमेंट की जो लोग कंपलसरी अटेस्टेशन नहीं करता, तो कोर्ट ये नहीं कहेगा कि आपका तो कोई अटेस्टेशन कोई विटनेस ही नहीं है, ठीक है, तो हम इस डॉक्यूमेंट को, आपके एग्जीक्यूशन को वैलिड हम नहीं मानेंगे। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि अटेस्टेशन इज द रूल ऑफ प्रूडेंस, राइट। इट इज द रूल ऑफ द प्रूडेंस, कि इट इज नॉट द रूल ऑफ द लॉ। तो जहाँ पे आपकी अनअटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स है रिक्वायर्ड बाय लॉ, तो वहां पे आपको जरूरत नहीं है कि आप अटेस्टिंग विटनेस लेके ही आओ, बट आपको एज अ बीइंग एडवोकेट और बीइंग अ लेमैन आपको आपके हर एक डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन करवा लेनी चाहिए, ठीक है जी। सेक्शन 72, सेक्शन 72 बात करता है जहां पे कोर्ट कंपेयर करता है खुद से। सेक्शन 72 बात करता है कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ सिग्नेचर, राइटिंग और सील विद अदर एडमिटेड और अप्रूव्ड। अगर मैं आपसे जनरली प्री मेंस इंटरव्यू में आपसे ये चीज पूछ ली जाए कि इज द कोर्ट कॉम्पिटेंट टू कंपेयर द हैंडराइटिंग, इफ सो अंडर व्हाट कंडीशंस, कि कोर्ट क्या कॉम्पिटेंट है कि वो हैंडराइटिंग को कंपेयर कर सके, राइट। तो इसका सब क्या लिख सकते हो कि अ जज इज नॉट सपोज टू बी द हैंडराइटिंग एक्सपर्ट। रूल ऑफ प्रूडेंस क्या कहता है कि जज खुद कंपेयर ना करे, क्योंकि वो ही इज नॉट सपोज टू बी द हैंडराइटिंग एक्सपर्ट। और रूल ऑफ प्रूडेंस क्या कहता है कि जज को कंपेयर खुद से नहीं करना चाहिए, बट रूल ऑफ लॉ क्या कह रहा है, 72 क्या कह रहा है कि हम आपको अलाउ कर रहे हैं कि आप कर सकते हो, ठीक है, बट रूल ऑफ प्रूडेंस क्या कह रहा है भी आपको नहीं करना चाहिए, जहां तक हो सके कि आप एक्सपर्ट को बुला लो, आप खुद ना करो। जहां अगर आपको ब्लैटेंटली आपको साफ साफ प्रेमा फेसाई ही लगता है कि इस पर्सन की हैंडराइटिंग ही नहीं है, ठीक है, हर एक रीजनेबली अप्रूवेंट पर्सन को भी साफ लगता है, तब आप कर सकते हो। बट जहाँ पे एक थोड़ी
मतलब थोड़ी डिटेल आ गया, कुछ ज्यादा फर्क पता नहीं लग रहा, वहां पे कोर्ट को खुद से नहीं करनी चाहिए, राइट। तो इसके ऊपर हमारे पास केस लो थे, शशि कुमार वर्सेस सुबोध कुमार। शशि कुमार वर्सेस सुबोध कुमार, 1964 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इनमें क्या था, अभी कोर्ट ने खुद से कंपेयर किया था। इन दिस जजमेंट्स कोर्ट इटसेल्फ कंपेयर्ड and held there is no restraint on court's power to compare, कि कोर्ट को कोई रिस्ट्रेंट नहीं है, कि कोर्ट को कुछ मना नहीं है कि वो कंपेयर नहीं कर सकता। बट इन्होंने एक चीज क्या कही, बट इट इज अ डेंजरस थिंग टू कंपेयर इटसेल्फ, क्यों, विदाउट एन एक्सपीरियंस, राइट। तो इन्होंने इस केस में कंपेयर तो किया था, बट इन्होंने लास्ट में एक चीज कही थी कि ट्रायल कोर्ट्स को स्लो होना चाहिए, कि वो खुद से कंपेयर ना ही करे, राइट, बिकॉज इट इज अ डेंजरस थिंग टू कंपेयर इटसेल्फ विदाउट एन एक्सपीरियंस, राइट। अगर आप किसी एक्सपर्ट को बुलाओगे, ही नोज द लॉ बेटर, राइट। तो एक चीज आती थी, क्वेश्चन उठता था, जो क्या कोर्ट कंपेल कर सकता है किसी पर्सन को कि आप हैंडराइटिंग अपनी दो जी दो। हाँ जी, हमारे पास सेक्शन 349 BNSS है, जो पहले सेक्शन 311A था CRPC का, जिसमें कोर्ट कंपेल कर सकता है किसी पर्सन को टू गिव द स्पेसिमेन और द हैंड राइटिंग, राइट। तो क्या ये जो ही हम कंपेल कर रहे हैं, तो क्या ये वायोलेशन है आर्टिकल 20 क्लोज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? क्या आप किसी पर्सन को कंपेल कर सकते हो कि आप अपनी हैंडराइटिंग दो? ठीक है, और क्या ये वॉल्यूशन है कि आप इंक्रिमिनेटिंग इफेक्ट्स कंपेल कर रहे हो कि आप दो, राइट? तो ये नहीं है। जब हमने ओपिनियन एविडेंस हम कर रहे थे, तब हमने किया था स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कल्लू 1961 सुप्रीम कोर्ट, जिसमें बताया गया था कि यहाँ पे आप कोई भी बॉडी फ्लूइड्स, DNA या हैंडराइटिंग उस पर्सन की ले रहे हो, इट इज नॉट द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 20 क्लोज 3, राइट। तो एक लास्ट हमारे पास एक क्वेश्चन उठता है कि जहां पे पर्सन रिफ्यूज कर रहा है, जहां पे पर्सन रिफ्यूज कर रहा है कि मैं नहीं देता ये अपनी हैंडराइटिंग, जो करना कर लो, तो तो आप क्या कर सकते हो? तो हमारे पास सेक्शन 119 क्लोज जी है BSA का, इलुस्ट्रेशन जी है, जो बताती है कि कोर्ट एडवर्स प्रिजम्पशन ले सकता है कि उसी पर्सन की हैंडराइटिंग है। आप ओपन कर सकते हो सेक्शन 119 इलुस्ट्रेशन जी। Evidence which could be and is not produced would, if produced, be unfavorable to the person who withholds it, right? कि जहाँ पे आप नहीं दे रहे, तो वहां पे इट मीन्स कि वो चीज आपकी अनफेवरेबल है, कि वो आपके अगेंस्ट जा रही है, तभी आप उसको आप नहीं दे रहे, राइट। आप इसके साथ इलस्ट्रेशन H को भी रीड कर सकते हो। इफ अ मैन refuses to answer a question which he is not compelled to answer by law, the answer if given would be unfavorable to him, right? तो ये उसी चीज के बारे में बात करता है कि अगर कोई एक्यूज पर्सन रिफ्यूज करता है टू गिव हिज हैंड राइटिंग, तो कोर्ट प्रिजम्पशन ले सकता है। हम सेक्शन 72 की बॉडी को भी एक बार रीड कर लेते हैं। इन ऑर्डर टू एसर्टेन वेदर द सिग्नेचर हैंडराइटिंग और सील, सील यहाँ पे पहली बार वर्ड यूज हो रहा है, पहले हमने नहीं देखा सील वर्ड यूज हो रहा हो। Seal, seal is that of the person by whom it purports to have been written or made. Any signature, writing, or seal admitted or approved to the satisfaction of the court to have been written or made by that person may be compared with one which is to be proved. Right? जो अभी प्रूव करनी है, आप उसके साथ आप उसको कंपेयर आप कर सकते हो। Although that signature, writing, or seal has not been produced or approved for any other purposes, right? Subsection 2 क्या बात करता है?
The court may direct any person present in court to write any words or figures for the purpose of enabling the court to compare the words or figures so written with any words or figures contained to have been written by such person, right? तो कोर्ट किसी पर्सन को डायरेक्ट कर सकता है जो कोर्ट में प्रेजेंट है, भी आप अपना हैंडराइटिंग दो जी। सबसेक्शन 3 क्या बात करता है? दिस सेक्शन अप्लाइज आल्सो विद द नेसेसरी मॉडिफिकेशंस टू फिंगर इंप्रेशंस, कि जो फिंगर के इंप्रेशंस हैं आप ये 72 उसके ऊपर भी लगेगा। तो ये हमारा लो था हैंडराइटिंग को प्रूव करने के लिए, सिग्नेचर को प्रूव करने के लिए। सेक्शन 73 हमारा लास्ट रह गया, प्रूफ एज टू वेरिफिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। आप डिजिटल सिग्नेचर को आप कैसे प्रूफ करोगे? इन ऑर्डर टू एस्टेन वेदर द डिजिटल सिग्नेचर इज दैट ऑफ द पर्सन बाय whom it purports to have been affixed, द कोर्ट में डायरेक्ट, अगर किसी की आपने डिजिटल सिग्नेचर को प्रूव करना है तो कोर्ट या उसी पर्सन को, कंट्रोलर को या सर्टिफाइंग अथॉरिटी को कहेगा कि आप जो हमने डिजिटल सिग्नेचर को प्रूव करना है, आप डिजिटल सिग्नेचर का सर्टिफिकेट लेके आइए जी, हम देखें कि क्या इसी पर्सन का है, राइट? या आप, एक होती है प्राइवेट की, एक होती है पब्लिक की, ठीक है? इसको आप पब्लिक की, जो कि कोई भी जनरल पब्लिक के पास होती है, जनरल पब्लिक इसको लगा के एसेस ले सकती है। तो आप एनी अदर पर्सन टू अप्लाई द पब्लिक की लिस्टेड इन द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, एंड वो फिर वेरीफाई कर देगा कि क्या वो डिजिटल सिग्नेचर उसी पर्सन के हैं या नहीं है, राइट? तो ये लो था हमारा कि आप डॉक्यूमेंट को आप कैसे प्रूव करोगे। हमने देखा था आज कि एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सॉरी, कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को आप कैसे एडमिसिबल कोर्ट में आप करोगे। हमने 4+1 कंडीशन को हमने एडिट किया था, केस क्लोज भी किए थे, और हमने हैश वैल्यू का कंसेप्ट, इसको आपको याद रखना है कि हैश वैल्यू का कंसेप्ट क्या है, राइट? सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द पब्लिक डॉक्यूमेंट्स एंड द presumptions, right? So thank you very much.